जो चैप्टर नंबर 4 के MCQs करने हैं अब हमने, और देखें ज़रा पहला MCQ। अ 1 किलोग्राम मैस हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ। तो बेसिकली आपने हाइट बतानी है। आपको उसने बॉडी का मैस दे दिया, उसने ये कहा कि बॉडी का जो मैस है वो है 1 किलोग्राम, और जिस भी हाइट पर वो इस वक्त मौजूद है उस हाइट पर उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल है। तो अब आपने क्या करना है कि उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। यहाँ से अगर आपने हाइट निकालनी है तो आप क्या करें कि इस mg को आप यहाँ से डिवाइड करवा दें। चूँकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास हाइट का फार्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय m इंटू जी। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखें जो कि 1 है, मैस की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू हम 10 इमेजिन कर लेते हैं। तो आपके पास हाइट आएगी 1/10, और आपको पता है 1/10 होता है 0.1। तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 0.1 मीटर। यही हमारा आंसर है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा बेस्ट ऑप्शन बनता है ये 0.102। उन्हें यहाँ पर 10 की जगह 9.8 इमेजिन किया, तो अभी अगर 10 की जगह 9.8 लिखेंगे तो जो आंसर यहाँ पर है वही आएगा। लेकिन ये 0.1 से ही आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। ये आपका फर्स्ट MCQ है, ये ऐसे सॉल्व होना है। सेकंड MCQ की बात करते हैं। सेकंड MCQ में कहता है आपके पास एक आयरन का सफ़ेयर है जिसका मैस 30 किलोग्राम है, और उसी के डायामीटर के साइज़ का एक एलुमिनियम का आपके पास सफ़ेयर है जिसका मैस 10.5 kg है। यानी दोनों का मैस अलग है, ये बात याद रखिएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर इमेजिन करूँ तो ये मेरे पास एक आयरन का सफ़ेयर है जो कि 30 किलोग्राम का है, और बिल्कुल इसी साइज़ का एक सफ़ेयर एलुमिनियम का भी है जो कि हमारे पास है 10.5 किलोग्राम का, जिसका मतलब है कि साइज़ सेम है लेकिन मैस डिफरेंट है। फिर वो कहता है कि द सफ़ेयर्स आर साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड। आप सफ़ेयर को ड्रॉप करते हैं When they are 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर होते हैं। यानी कि दोनों की हाइट सेम है। गिरते गिरते ये दोनों ज़मीन से कितनी हाइट पर हैं? गिरते गिरते ये दोनों ज़मीन से 10 मीटर की हाइट पर हैं। आपने बताना है कि क्या सेम होगा। अच्छा, पहले तो जो ऑप्शंस गलत हैं उनको रूल आउट कर लेते हैं। देखें बच्चों, मोमेंटम, आपको पता है कि मोमेंटम होता है P = mv। तो मोमेंटम तो मैस पे डिपेंड करता है। इसमें मैस आ रहा है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है कि मोमेंटम सेम नहीं होने वाला क्योंकि मैस डिफरेंट है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आपको आता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी भी मैस पे डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी भी मैस पे डिपेंड करती है। तो ये भी सेम नहीं होंगी क्योंकि मैस डिफरेंट है। ये दो भी सेम नहीं होंगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है एक्सलेरेशन। और आपको पता है कि फ्री फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट्स का एक्सलेरेशन होता है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। फिर अब ये गिर रहे होंगे तो याद रखिएगा इन दोनों का एक्सलेरेशन सेम होगा, क्योंकि मैस कोई भी हो, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सलेरेशन लगता है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है, और वो सेम होता है हर बॉडी के लिए। अगर हाइट सेम है और प्लैनेट सेम है तो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन सेम होता है, और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपके पास जिसको 9.8 भी कह सकते हैं आप बाय द वे, तो आपके पास ये इसका आंसर है, एक्सलेरेशन सेम होगा, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। बहरहाल आगे चलते हैं। थर्ड MCQ, अ बॉडी एट रेस्ट में हैव। देखो बच्चों, बॉडी रेस्ट पे है जिसका मतलब है उसकी स्पीड 0 है। अगर स्पीड 0 है तो स्पीड नहीं होगी, वेलोसिटी भी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड के इक्वल होती है, बस डायरेक्शन होती है उसके पास। मोमेंटम के बारे में आप जानते हैं, मोमेंटम है P = mv। तो आप अगर गौर करें तो मोमेंटम के फार्मूले में वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी तो है नहीं तो हमारे पास मोमेंटम नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डेल्टा ऑप्शन, जो कि एनर्जी है। और आपको पता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो लेकिन वो किसी हाइट पर पड़ा हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो रेस्ट पे पड़े ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकती है अगर वो किसी खास हाइट पर है या आपने उस स्प्रिंग वगैरह को स्ट्रेच किया हुआ है। बहरहाल ये आसान MCQ था। चौथा MCQ थोड़ा समझने वाला MCQ है आसान ही। द हाइट ऑफ द ग्राउंड अबव अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर
ऑफ इज लोवेस्ट पॉइंट टू 1.5 मीटर एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जिसका मतलब है एक बंदा या एक बच्चा जो है वो स्विंग पे झूला ले रहा है और उसकी जो हाइट है वो लोवेस्ट हाइट उसकी 0.5 मीटर रहती है, यानी सबसे नीचे जो उसकी स्विंग आती है वो 0.5 मीटर पे आती है, इसको H1 कह देते हैं। और सबसे ऊंचा जो वो जाता है उसको H2 कह देते हैं, वो हमारे पास है 1.5 मीटर। आपने ऑप्शन चूज़ करके बताना है मैक्सिमम स्पीड के हवाले से। बच्चों यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी का फार्मूला ऐसे सिनेरियो में आपने हमेशा याद रखना है, वो आपके पास होगा 2g h2 माइनस h1। दोनों हाइट्स को माइनस कर देना आपने, आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2g h2 आपके पास है 1.5, h1 आपके पास है 0.5। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 1, और यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, और स्क्वायर रूट ऑफ 20 आपके पास 4.4 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे देखें कि हमारा आंसर क्या बन गया, 4.4 मीटर पर सेकंड। बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ज़्यादा झंझटों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यू में शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होती हैं। आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखें, डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ें, जो कि है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन से वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला निकल आता है, अपने लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। पाँचवें एमसीक्यू, और पाँचवें एमसीक्यू में वो क्या कहता है, पाँचवें एमसीक्यू में वो कहता है व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, और फिर वो ज़मीन पे वापस आ जाती है। विच फोर्स कैन बी कंसिडर्ड कंजर्वेटिव, कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव होगी? गलत ऑप्शन ढूंढने पहले। एयर रेजिस्टेंस तो कंजर्वेटिव होती नहीं है, फ्रिक्शन भी कंजर्वेटिव नहीं होती, कॉन्टैक्ट फोर्स भी कंजर्वेटिव नहीं होती, तो एक ही कंजर्वेटिव फोर्स बचती है और वो हमारे पास है ग्रेविटी। आसान सा एमसीक्यू है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। छठा एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द वर्क डन ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू, वर्क डन किसके बराबर है? देखो बेटा, बुक डेफिनेशन है, जीरो के बराबर तो नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी नहीं होता, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी नहीं होता। बुक डेफिनेशन है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि वर्क इज़ इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमारा बॉडी पे किया गया वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदल देता है, ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन आंसर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सातवां एमसीक्यू सॉल्व करने वाला है लेकिन आसान है। आपको पावर दी गई है 6 वाट, कहता है हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी निकलेगी 2 मिनट्स में। देखो बच्चों, एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपको पावर का फार्मूला तो याद होगा, पावर का फार्मूला था एनर्जी ओवर टाइम, और अगर आपने एनर्जी निकालनी है तो टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा पावर इनटू टाइम। ये कैसे किया मैंने, ये वाला टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो गया, एनर्जी का फार्मूला बनेगा पावर इनटू टाइम। पावर हमें दी गई है 6 वाट, तो पावर की जगह हम लिखेंगे 6, टाइम है 2 मिनट, और 2 मिनट को 120 सेकंड बोल सकते हैं, तो 6 इंटू 120 ये 720 होगा। हमारे पास इसका डेल्टा ऑप्शन बनेगा, दैट इज़ 720। और तो कोई हो भी सकता नहीं है ना, मतलब ये 12 भी नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, मतलब कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बगैर कैलकुलेटर के आंसर पता लग जाता है आपको। 720 जूल्स आपके पास पोटेंशियल पावर सॉरी एनर्जी होगी उसके पास। दिस इज़ दी एनर्जी। चलें आगे चलें जी, हमारे पास 8वां एमसीक्यू है, और 8वें एमसीक्यू में कहता है अब ड्राई बैटरी 3000 जूल की एनर्जी देती है टू अ 2 वाट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर। वो कहता है कितने मिनट्स के लिए ये चल सकती है, टाइम बताना है आपने। तो फिर से वही वाला फार्मूला, पावर का फार्मूला क्या है, पावर का फार्मूला है एनर्जी ओवर टाइम, और अगर मुझे टाइम को कैलकुलेट करना है तो टाइम इस जगह पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि पावर उधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर को इधर लाकर हम कर देंगे डिवाइड, मतलब जगह बदल देंगे, तो हमारे पास टाइम का फार्मूला बनेगा एनर्जी ओवर पावर। अब यहाँ हमारे पास एनर्जी है 3000 जूल और पावर है 2 वाट।
215 से 30 होता है, 1500 आपके पास सेकंड्स आंसर आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, अब बच्चे यहाँ पर आंसर लगा देते हैं अल्फ़ा 1500 मिनट, लेकिन बच्चों याद रखें ये 1500 सेकंड है, 1500 मिनट नहीं है। तो 1500 सेकंड को अगर आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन मिनट्स में हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे। 1500 सेकंड को मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करें, 0 0 से मर गया। अब आगे आप इसको ईजिली कट कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के भी, जैसे कि 6 2 6 1 6 एंड 6 2 12। अब आपके पास पीछे बचा 3 और वो आपके पास 35 होगा और 6 5 35, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 25। आंसर विल बी 25। So the best option is delta, that is 25 minutes. Next 4.9 वाले MCQ, और 4.9 वाले MCQ में क्या कहता है, 4.9 वाले MCQ में वो कहता है कि kinetic energy acquired by mass m after traveling a fixed distance from rest under the action of constant force is directly proportional. नौ बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ उसने कहा है कांस्टेंट फोर्स लग रही है, और फिर उसने ये कहा है कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फोर्स लग रही है और उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और वर्क होता है FD के इक्वल। तो आप खुद ही देखें यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी FD के बराबर आ रही है। क्या इसमें कहीं मैस आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका आंसर है इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है जब कांस्टेंट फोर्स लगती है और डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होता है तो मैथ से इंडिपेंडेंट होती है वो। और 10वां MCQ और आखिरी MCQ, एक बॉडी है और 10 मीटर वो ट्रैवल करती है, 5 न्यूटन की फोर्स है, 25 जूल्स का वर्क है। एंगल आपने कैलकुलेट करना है। बच्चों देखें कि वर्क आपके पास होता है FS cos ऑफ थीटा या FD cos ऑफ थीटा। यहाँ से अगर मैं इस FS को, यानी ये वाले FS को जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ से मैं डिवाइड करवा दूँ तो हमारे पास कोसाइन थीटा बचेगा इज़ इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय FS। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। वर्क हमारे पास है 25 जूल, फोर्स हमारे पास है 5 और डिस्टेंस हमारे पास है 10। ये हमारे पास बनेगा 25/50 और 25/50 होता है 1/2, तो ये बनेगा 0.5। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास है कॉस, तो कोसाइन को जब मैं उस साइड पर भेजूँगा तो आपको पता है ये कोसाइन उधर जाकर क्या बनेगा, ये बनेगा कोसाइन इन्वर्स। तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा आएगा कोसाइन इन्वर्स ऑफ 0.5, और 0.5 का कोसाइन इन्वर्स बच्चे याद रखिएगा 60 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से हमारे पास हमारा एंगल थीटा आ गया, एंगल थीटा कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके MCQs थे। आई होप सो कि समझ आए होंगे, इतने मुश्किल नहीं है, आसान है।